हेलो सभी को राम राम नमस्कार। मैं पी समड़ो आज आपके अपने यूट्यूब चैनल बेस्ट स्टडी पर आपका स्वागत करता हूं। आज फिर दिल्ली पुलिस की वो सीरीज के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन टारगेट करते हैं। डायरेक्ट फोकस फॉर ओनली दिल्ली पुलिस। दिल्ली पुलिस में इनमें से 2 नंबर आपको पक्के करने ही करने हैं। मैं श्योर कहता हूं यहाँ से 2 क्वेश्चन 100% बनने के चांस हैं। तो आइए इस सीरीज को कंप्लीट करेंगे और करते हैं स्टार्ट। चलिए, ऐसे ऐसे क्वेश्चन बनेंगे भाई। भारत का सिराज, ये अनटच क्वेश्चन है, आपसे रिलेटेड कभी नहीं पढ़े होंगे, पर इनसे रिलेटेड आपको आज पढ़ने हैं क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण है ये क्वेश्चन। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करना, कंफ्यूजिंग पॉइंट का मतलब ये होता है कि जैसे सेम है जो चीज़, यानी सबसे पहला क्वेश्चन आप दिखाई दे रहा है वन्यजीव संरक्षण अधिनियम और वन संरक्षण अधिनियम। चीजें दोनों सेम है और दोनों आपस में रिलेटेड हैं। वन्यजीव संरक्षण का मतलब है जो भी जीव जंतु हैं, जो प्राणी हैं, जो जंगलों में रहते हैं, उनके लिए वन्यजीव अभ्यारण्य भी बनाए जाते हैं। ये उनसे रिलेटेड है और उनको बचाव से रिलेटेड है ये। और ये अधिनियम कब आया था? सन 1972 के अंदर यह वन्यजीव संरक्षण अधिनियम आया था। अगर आपसे कंफ्यूज करने के लिए पूछे, आपने 1972 वाला पॉइंट तो याद कर लिया, पर आपसे ये पूछे कि वन संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ, तो वो अधिनियम लागू हुआ था मेरे दोस्त 1980 को। चलिए वन अधिनियम की बात करें, जो कि अकेला वन अधिनियम है, उससे पढ़े तो वो आया था सन 1927 के अंदर। इन तीनों पॉइंट को बड़े गौर से ध्यान से देखना। सबसे पहले बात करता हूँ वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972, वन संरक्षण अधिनियम 1980, वन अधिनियम 1927। ये दोनों तो याद हो जाएंगे आपको, क्योंकि 72 को पलट देना तो वन अधिनियम आ जाएगा 1927 को। पर 1980 ऐसे याद कर देना। इसके 8 साल बाद, यानी इसके 8 साल बाद क्या आता है? वन संरक्षण अधिनियम। अकेला वन अधिनियम की बात करें तो 1927 के अंदर। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। आर्कटिक, ये कहाँ पर पड़ता है और ये कहाँ पर पड़ता है? सेम शब्द हैं। कंफ्यूज करने वाले शब्द का मतलब, ये सीरीज स्पेशल कंफ्यूज करने वाले वर्डों को लेकर उठाई गई है, जो कि एसएससी द्वारा एग्जाम में पूछे जाते हैं। वो क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो आर्कटिक है जो कि उत्तरी ध्रुव को कहा जाता है, जो कि उत्तरी ध्रुव में पड़ता है। और अंटार्कटिक जो कि दक्षिणी ध्रुव में स्थित है, यानी ये हमारा ग्लोब है, हमारी पृथ्वी है। जो ऊपरला हिस्सा है ये उत्तरी ध्रुव है, जो निचला हिस्सा है ये है दक्षिणी ध्रुव। पर जो ये ऊपरला हिस्सा इसको कहा जाता है, ये जितना भी क्षेत्र है ये है आर्कटिक, यानी उत्तरी ध्रुव, ये महासागर है। और अंटार्कटिक ये दक्षिणी ध्रुव को कहा जाता है, जो कि ये नीचे वाला महासागर है यहाँ पे, जो कि स्थित है, जिसे दक्षिणी ध्रुव कहा जाता है। चलिए आगे भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। राष्ट्रीय युवा दिवस कब बनाया जाता है? तो ये बनाया जाता है मेरे दोस्त 12 जनवरी को, जो कि किसकी याद में? स्वामी विवेकानंद के जन्म दिवस के अवसर पर कभी से ही बनता आ रहा है ये राष्ट्रीय युवा दिवस, जो कि 12 जनवरी को बनाया जाता है। अगर हम बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस, यानी इंटरनेशनल लेवल पर, तो वो बनाया जाता है 12 अगस्त को। इंडिया लेवल की बात करें तो 12 जनवरी को। दोनों की तारीख सेम है, पर यह ध्यान रखना है कि महीने की कौन से की बात कर रहा है। अगर जनवरी की बात करें तो सबसे पहले जनवरी का महीना आता है, तो हमारा देश आएगा सबसे पहले, यानी जनवरी से भारत काउंट कर लेना, क्योंकि पहले जनवरी आती है। उसके बाद हम वर्ल्ड लेवल की बात करेंगे, इंटरनेशनल लेवल की बात करेंगे, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस, तो वो आएगा आंसर 12 अगस्त को। चलिए नेक्स्ट बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। राष्ट्रीय खेल दिवस, अक्सर ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये आया है वही 29 अगस्त को। ये बनाया जाता है मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस पर। ये बनाया जाता है राष्ट्रीय खेल दिवस, जो कि हॉकी के बहुत ही अच्छे खिलाड़ी हुए। और अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस ये बनाया जाता है 6 अप्रैल को। अगर हम बात करते हैं इसके अंदर, 6 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस और राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को।
आगे बहुत ही अच्छा है भाई, हमारी भाषा मातृभाषा क्या है? हिंदी। तो हिंदी दिवस कब बनाया जाता है? 14 अगस्त को बनाया जाता है। सबसे ज्यादा अब तक अगस्त की बात हुई है, यहाँ से देख लेना चाहिए, क्योंकि एक अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस आया वो 6 अप्रैल को, पर हिंदी दिवस हिंदी दिवस हिंदी दिवस को याद कर देना। अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये, इसको मत भूलना। ये बनाया जाता है 14 अगस्त को, 14 अगस्त को। अगर इंटरनेशनल लेवल पर बात करें, पूरे वर्ल्ड के लेवल पर अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस, तो 10 जनवरी को बनाया जाता है मेरे दोस्त, 10 जनवरी को। अगर हम बात करते हैं आगे, फिर अगर हम बात करते हैं इकोलॉजी, यानी इसके जनक कौन है, सबसे पहले देखना। इकोलॉजी के एक है इकोलॉजी और एक है इकोसिस्टम, यानी पारिस्थितिकी के जनक और पारिस्थितिकी तंत्र के जनक। इसके तो हैं एजी टेंसले और इसके हैं हैकेल। अक्सर ये एग्जाम में कभी भी क्वेश्चन ये पूछा नहीं गया है, बाकी एक बार इसको याद जरूर कर लेना। अब बात करते हैं राष्ट्रीय महिला दिवस, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। राष्ट्रीय महिला दिवस की बात कर रहा है, ये है 13 फरवरी को, जो कि हमारे देश के अंदर बनाया जाता है बहुत ज्यादा। किसकी याद में? सरोजिनी नायडू के जन्म दिवस पर आपको पता है कि सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर, यानी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 8 मार्च को। इसको जरूर रट लेना, पर इसको भी रट लेना, क्योंकि अक्सर अब एग्जाम में क्या पूछा जाएगा कि राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। आपको कंफ्यूज करेगा, आपको ऑप्शन में कंफ्यूज कर देगा, पूछेगा राष्ट्रीय महिला दिवस पर डालेगा सबसे पहला ऑप्शन 8 मार्च को, और आप उसको ही टिक करोगे। कभी भी ऐसी गलती मत कर देना। नेक्स्ट बात करते हैं शिक्षक दिवस। ऐ मेरे गुरु, तूने जो शिक्षा दी है उसी का आज ये भुगतान है। वो कहते हैं ना, शिक्षक दिवस 5 सितंबर को बनाया जाता है सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस पर, जो कि भारत के क्या बने थे, आपने एक कमेंट में डालना है कि सर्वपल्ली राधाकृष्णन क्या बने थे। और उसी के अवसर पर 5 सितंबर को पूरे भारत के अंदर अपने गुरु का मान सम्मान किया जाता है। शिक्षक दिवस बनाया जाता है 5 सितंबर को। अगर हम बात करते हैं शिक्षा दिवस, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। शिक्षा दिवस की बात कर रहा है ये। शिक्षा दिवस 11 नवंबर को बनाया जाता है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जन्म दिवस, यानी इसके जन्म पर ये भारत ने निर्धारित किया था कि शिक्षा दिवस बनाया जाएगा 11 नवंबर को, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। ये बताना ये भारत के पहले क्या बने थे। ऑप्शन है गृह मंत्री, शिक्षा मंत्री, वित्त मंत्री या उप प्रधानमंत्री। आपने पक्का बताना है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, राष्ट्रीय बालिका दिवस कब बनाया जाता है? 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। अगर हम बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस, तो ये बनाया जाता है 11 अक्टूबर को। कौन सा? अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस। अगर हम बात करें पीटर्सबर्ग, ये एक चीज है जो आपको दिखाई दे रही है, पीटर्सबर्ग, ये क्या है? अमेरिका का जो औद्योगिक केंद्र है, यानी कोई अपना बिजनेस का कोई उद्योग है, उसको बोलते हैं पीटर्सबर्ग। सेंट पीटर्सबर्ग ये रूस का औद्योगिक केंद्र है। अगर हम बात करते हैं, ये सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछ सकते हैं स्टैटिक जीके में कि भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? अहमदाबाद को। आपने कमेंट में जरूर बताना कि ये किस राज्य में पड़ता है। ये बात ध्यान रखना, अक्सर ऐसे ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं कि यह शहर किस राज्य में पड़ता है। अगर बात करें कि उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर, जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है, कानपुर उत्तर भारत का मैनचेस्टर। अगर हम बात करें दक्षिण भारत का बिल्कुल दक्षिण में, तो कोयम्बटूर, जो कि कहाँ पर पड़ता है? तमिलनाडु में। अगर एक बात करें कि मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? जो ब्रिटेन का सूती वस्त्र केंद्र था और उसकी जहां जहां पर उन्होंने अपनी इकाइयां लगाई थी, जो खोले थे सूती वस्त्र बनाने के लिए, उसको मैनचेस्टर कहा है। और वो एक हब बन गया था सूती वस्त्र का, इसलिए इसको मैनचेस्टर कहते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, आगरा का मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आगरा का जो मोती मस्जिद है उसका निर्माण शाहजहां यानी शाहजहां ने करवाया था, जिसमें सारा जहां है मोती मस्जिद में,
यानी मोती पड़े हुए हैं और उसमें सारा जहां है, तो शाहजहां ने मोती मस्जिद का निर्माण करवाया था। ऐसे ट्रिक के माध्यम से याद करना इन क्वेश्चन को। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगर हम बात करें वो आगरा का मोती मस्जिद था, अगर हम बात करते हैं दिल्ली की जो मोती मस्जिद है उसका निर्माण किसने करवाया, तो उसका निर्माण करवाया था औरंगजेब ने। और जो कि कहाँ पर है, ये लाल किले के अंदर स्थित है ये मोती मस्जिद। ये है वो कंफ्यूजिंग पॉइंट जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, इन पर गौर करने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने करवाया था, शाहजहां ने करवाया था। जो लाल किला है दिल्ली के अंदर, इसको जरूर याद कर लेना, आपको कंफ्यूज करेगा। अकबर डालेगा, औरंगजेब डालेगा, हुमायूं डालेगा और शाहजहां डालेगा ऑप्शन में, पर आपने आंसर लगाना है शाहजहां ने दिल्ली के लाल किले का निर्माण करवाया। यहाँ पर फिर कंफ्यूजिंग पॉइंट है, आगरा के लाल किले का निर्माण किसने करवाया, तो जो आगरा का लाल किला था उसका निर्माण करवाया था अकबर ने। ऐसे याद कर लेना, ऐसे अकबर, ऐसे आगरा और का लाल किला किसने बनवाया, अकबर ने बनवाया। पर दिल्ली का लाल किला शाहजहां ने बनवाया। दोनों को याद कर लेना भाई बिल्कुल। अगर हम बात करते हैं ताजमहल का ब्लूप्रिंट या पूर्ववर्ती, ये किसने निर्माण करवाया था, जो कि ताजमहल का ब्लूप्रिंट था वो करवाया था हुमायूं का किला। कहा जाता है कि इसमें जो कि दिल्ली के अंदर स्थित है, यानी आपने सुना होगा जो हुमायूं का किला है, मकबरा है, वो कहाँ पर स्थित है, दिल्ली में है। पर उसको क्या कहा जाता है, ब्लूप्रिंट का मतलब होता है एक कॉपी, यानी उसकी सेम नकल। यानी ताजमहल का ब्लूप्रिंट या पूर्ववर्ती या ताजमहल का पूर्ववर्ती किसे कहा जाता है, तो उससे पहले का तो हुमायूं के किले को कहा जाता है जो कि दिल्ली के अंदर है। एक क्वेश्चन और बन गया इस सेम ताजमहल से, ताजमहल की फूड नकल या दूसरा ताजमहल या दक्षिण भारत का ताजमहल किसे कहा जाता है, ये कहा जाता है बीबी का मकबरा, जिसका दूसरा नाम है रबिया उद दुरानी का मकबरा। इसको बिल्कुल रट लेना, बीबी का मकबरा अक्सर पूछा जाता है और इसका निर्माण औरंगजेब ने करवाया था, जो कि आपने ये ऑप्शन में बताना है कि इसका निर्माण कहाँ पर हुआ था और कहाँ पर स्थित है, क्योंकि इससे बहुत ज्यादा कई अनेकों एग्जाम हुए, उनमें बीबी का मकबरा जरूर पूछा गया है। तो इसको ध्यान रखना, ताजमहल की फूड नकल या दूसरा ताजमहल या दक्षिण भारत का ताजमहल जो कि औरंगाबाद महाराष्ट्र में स्थित है और उसको कहा जाता है बीबी का मकबरा या रबिया उद दुरानी का मकबरा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था, यानी ताजमहल का वास्तुकार कौन था, तो वो थे उस्ताद ईसा खां। पर उसकी राजगिरी किसने की थी, तो उस्ताद अहमद लाहौरी ने उसकी राजगिरी की थी। फिर अच्छे क्वेश्चन आते हैं भाई कि सिंधु नदी ये भारत और पाकिस्तान में बहती है, जो कि तिब्बत से निकलकर जिसका नाम इंडस नदी भी है, सिंधु नदी, जो कि पूरे ऐसे मैप के माध्यम से बात करें तो ये भारत है, ये यहाँ से निकल के ऐसे होती हुई भारत से फिर पाकिस्तान में चली जाती है, वो सिंधु नदी कहलाती है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन आ जाएगा कि सिंधु नदी कहाँ पर बहती है, भारत प्लस पाकिस्तान के अंदर। सिंधु नदी उत्तर प्रदेश में बहती है। नेक्स्ट बात करते हैं, प्राचीन काल में नवरत्न। सबसे पहले बात करें, गुप्त वंश के शासक चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबारी थे। यानी जो प्राचीन काल में नवरत्न यानी 9 ऐसे विशेष व्यक्ति होते थे दरबार में, वो सबसे पहले थे गुप्त वंश के शासक चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में। फिर आगे चलकर एक वंश आता है मुगल काल, मुगल वंश, उसमें भी नवरत्न थे। और उस राजा का नाम बताओ जिसके दरबार में थे, अकबर के दरबार में थे। बिरबल जैसे महान ज्ञानी और बहुत ही अच्छे गायक, तानसेन जैसे बहुत ही अच्छे दरबारी हुए अकबर के समय में। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, ये अष्टदिग्गज किसके दरबार में थे, ये थे कृष्ण देव राय के दरबार में, जो कि तेलुगु भाषा के कवि थे। नेक्स्ट बात करते हैं, अष्ट प्रधान शिवाजी के दरबार में थे। यानी 8 प्रधान किसके दरबार में थे, शिवाजी के। अष्ट दिग्गज की बात करें तो कृष्ण देव राय। अष्टाध्यायी की रचना किसने की, तो पाणिनि ने की थी, जो कि व्याकरण का ग्रंथ है, ये संस्कृत से रिलेटेड है अष्टाध्यायी। अगर बात करें कुतुब मीनार का निर्माण शुरू किसने किया था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने।
पर पूरा किसने करवाया? इल्तुतमिश ने। ये ध्यान रखने योग्य क्वेश्चन है। यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन बन चुका है कि कुतुब मीनार का निर्माण शुरू किया कुतुबिन ऐबक ने, पर इसको पूरा करवाया इल्तुतमिश ने। पर इसका निर्माण जिसके समान में हुआ वो थे सूफी संत ख्वाजा बख्तियार काकी, जिसकी याद में यह बनाया गया है। सूफी संत ख्वाजा बख्तियार काकी की याद में कुतुब मीनार का निर्माण हुआ है। जुड़वा बहनें किसे कहा जाता है? कोच्चि और एर्नाकुलम जो कि केरल में स्थित है। पर जुड़वा नगर कहा जाता है हैदराबाद और सिकंदराबाद जो कि तेलंगाना में स्थित है। भारत का पिट्सबर्ग, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये भी। जमशेदपुर, कोयले की खाने, लोहे की खाने, कोयला बहुत ही ज्यादा। जमशेदपुर झारखंड, इसको याद कर लेना। पिट्सबर्ग यूएसए का लोहा इस्पात केंद्र। और बात करते हैं सबसे पहले हेडिंग में डाला हुआ क्वेश्चन कि भारत का सिराज किसे कहा जाता है? भारत का सिराज तो जौनपुर को कहा जाता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये भी। सिराज क्या होता है मेरे दोस्त? ईरान का शहर था जो कि मध्यकाल में अपनी वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध था, यानी अच्छी चीजें बनाने के लिए प्रसिद्ध था, वास्तुकला के लिए, तो उसको ही सिराज कहा जाता था। तो भारत का सिराज है जौनपुर। पर ये ईरान के अंदर एक शहर था, वहां से ये शब्द उठ के आया है। भारत का मैकियावेली किसे कहा जाता है? चाणक्य जो कि चंद्रगुप्त के गुरु थे, बहुत ही अच्छे ज्ञानी हुए चाणक्य भी। नेक्स्ट बात करते हैं, ये शब्द मैकियावेली कहाँ से लिया गया है? इटली का राजनीति विशेषज्ञ था, उसने द प्रिंस नामक ग्रंथ की रचना की थी, उसी का ये नाम था। उसी के अनुसार फिर चाणक्य को भी, भारत का चाणक्य को भी यही नाम दिया गया है। भारत का नेपोलियन, ये भी अनेकों बार एग्जाम में मिला है। पिछली बार भी दिल्ली पुलिस के एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। नेपोलियन एक अपने समय पर एक अच्छा शासक हुआ था, उसी के नाम उठाकर समुद्रगुप्त को भी ये नेपोलियन की संज्ञा दी थी। नेपोलियन ने अपना राज किया था। नेपोलियन जो कि फ्रांस का शासक था, ये रही वो हेडिंग, जो कि कहाँ का शासक था? फ्रांस का। भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? भारत की बात कर रहा है, कालिदास को कहा जाता है। अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि हरियाणा का शेक्सपियर किसे कहा जाता है, तो कमेंट में आंसर जरूर देना है। शेक्सपियर क्या था? ब्रिटेन का एक लेखक है और इंग्लिश की बहुत ही अच्छी अच्छी रचनाएं लिखी हैं उसने। किसने? शेक्सपियर ने। भारत का राष्ट्रपिता किसे कहा जाता है? महात्मा गांधी को कहा जाता है राष्ट्रपिता। वैसे राष्ट्रपिता की उपाधि लेने वाले और भी बहुत ही अच्छे अच्छे पुरुष हैं हमारे देश के अंदर, जो कि हमारे देश के लिए बलिदान दे चुके हैं, उनको ये राष्ट्रपिता की उपाधि मिलनी चाहिए थी। अगर बात करते हैं पाकिस्तान का राष्ट्रपिता, मोहम्मद अली जिन्ना, जिन्होंने दो देशों का विभाजन करवा दिया। बांग्लादेश का राष्ट्रपिता शेख मुजिबुर रहमान। शेर ए मैसूर, ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन आया यहाँ पर। फिर शेर ए मैसूर किसे कहा जाता है? टिप्पू सुल्तान को। याद कर लेना, इतिहास से संबंधित क्वेश्चन पूछेगा और उसमें ऐसे ऐसे क्वेश्चन डालेगा। पर शेर ए पंजाब कहा जाता है लाला लाजपत राय को। शेर ए कश्मीर कहा जाता है शेख अब्दुल्ला को। और कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना, यही है वो शख्स, विभाजनकारी गद्दार। शहीद ए आजम किसे कहा जाता है? मेरे देश के शहीद भगत सिंह को शहीद ए आजम कहा जाता है। अगर बात करते हैं देश बंधु, ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चित्तरंजन दास को कहा जाता है देश बंधु। अगर बंग बंधु की बात करें तो शेख मुजीबुर रहमान को कहा जाता है। अगर बहुत अच्छा क्वेश्चन आया है, फिर देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले राष्ट्रपति हुए, उसको कहा जाता है देश रत्न। भारत का मिसाइल मैन, ये भी राष्ट्रपति हुए बहुत ही अच्छे, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। भारत की मिसाइल वुमेन किसे कहा जाता है? भारत की बात कर रहा है, ये हेडिंग में भी मिलेगा आपको क्वेश्चन कि भारत के मिसाइल वुमेन यानी वो महिला का नाम बताओ। वो थी टेसी थॉमस और पुरुष थे मिसाइल मैन थे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। पाकिस्तान की मिसाइल मैन अब्दुल कादिर खान, पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये भी अनेकों बार आया।
मोरारजी देसाई, जो कि कब बने थे? 1977 के अंदर। अगर पहले पूर्ण गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री, यानी पूरी तरीके से पहले प्योर गैर कांग्रेसी, तो वो थे हमारे अटल बिहारी वाजपेयी। बहुत ही अच्छा नेता हुए, 1996 के अंदर बने थे। अब तो भगवान को प्यारे हो चुके हैं। किसी राज्य के पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री, यानी बिना कांग्रेस के बनने वाले मुख्यमंत्री थे नंबूदिर पाथ, जो कि केरल के अंदर बने थे। अगर बात करते हैं दो एक क्वेश्चन यूपी से रिलेटेड, यूपी के पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री चौधरी चरण सिंह, किसानों के मसीहा भी हुए, नेता भी हुए, बहुत अच्छे चौधरी चरण सिंह। पहला राज्य जहां पर राष्ट्रपति शासन लगाया गया, पंजाब के अंदर लगाया गया था 1951 में, जहां पर पार्टी का नाम था पेम्पूसू। इस पार्टी की वजह से यहाँ पर सबसे पहली बार पंजाब में राष्ट्रपति शासन लगाया था 1951 को। यूपी में पहली बार राष्ट्रपति शासन 1968 को। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। चलिए फिर नेक्स्ट पेज पे देखते हैं वो क्या सुर्खियां हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण होनी चाहिए एक एग्जाम के लिए, उन्हीं को पढ़ेंगे। चलिए, भारत की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या के कितने प्रतिशत है? तो 17.49% है। वेरी गुड, ये क्वेश्चन बढ़ने के चांस है भाई। अगर यूपी की कोई भी स्टेट हो, उससे रिलेटेड एग्जाम में बहुत ही कम चांस हो गए, पर पूरे भारत की बात चल रही है, वो एग्जाम सबसे ज्यादा पूछेंगे। किसी भी स्टेट को ज्यादा ऑथराइड नहीं करेंगे, सिर्फ करेंगे तो दिल्ली को टारगेट करेंगे। दिल्ली से रिलेटेड जीके जितनी भी महत्वपूर्ण है उसको जरूर रट लेना भाई। चलिए, भारत का क्षेत्रफल ये भी महत्वपूर्ण है। विश्व के क्षेत्रफल का कितना है? 2.4%, यानी ये पूरा विश्व है और इसका 2.4% हिस्सा भारत का है इसके अंदर। ठीक है, इसको याद रख लेना। यानी क्षेत्रफल में 2.4% और जनसंख्या में 17.49%, यानी पूरे विश्व की जितनी पॉपुलेशन है उसका 17% हिस्सा, 17.5% हिस्सा भारत के अंदर निवास करता है। बहुत ज्यादा आंकड़ा है ये, जो कि विश्व में दूसरे स्थान पर है। पहले नंबर पर सबसे ज्यादा जनसंख्या है चीन की, पर क्षेत्रफल की बात करें तो 7वें नंबर पर हमारे देश का स्थान है। राष्ट्रगान, जो कि राष्ट्रगान है, उसकी गायन की अवधि कितने सेकंड है? ये आपको आम नागरिक को भी पता है, ये 52 सेकंड की है। संस्कृत में ये महत्वपूर्ण पॉइंट है, यानी शॉर्ट रूप में राष्ट्रगान की अवधि कितनी है? तो वो है 20 सेकंड। कितनी है वो? 20 सेकंड। अगर राष्ट्रीय गीत की बात करें तो 65 सेकंड। ये महत्वपूर्ण है। कितने सेकंड? 65 सेकंड। लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक अरविंद घोष हैं। ये पुस्तक अक्सर का एग्जाम में पूछी जाती है, महत्वपूर्ण पुस्तक है ये, कि लाइफ डिवाइन के पुस्तक के लेखक कौन है? अरविंदो घोष। अगर डिवाइन इसको वापस कर दें, डिवाइन लाइफ उल्टा कर दें, तो लेखक हैं शिवानंद। शिवानंद। डिवाइन कॉमेडी के लेखक दांते। ये फिर महत्वपूर्ण पॉइंट आता है आपके दिल्ली पुलिस के एग्जाम के लिए, कि इंडिया गेट का निर्माण कब हुआ था? तो 1911 के अंदर दिल्ली में हुआ था, जो कि भारत की पहली बार राजधानी बनी थी 1912 में। उससे पहले 1911 में कलकत्ता होती थी। तो उस समय पर आपने कमेंट में जवाब देना है कि उस समय लॉर्ड का क्या नाम था जब ये राजधानी बनी थी दिल्ली। और ये दिल्ली के पुलिस के एग्जाम में पक्के आने के चांस हैं, ये बात ध्यान रखना। गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ? तो गेटवे ऑफ इंडिया ये मुंबई में स्थित है। इसका निर्माण होता है मेरे दोस्त 1921 को होता है। भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित कब हुई? ये रहा वो क्वेश्चन। 1911 के अंदर। पूर्ण रूप से 1912 में काम चालू हुआ, पर 11 के अंदर दिल्ली स्थानांतरित हो गई थी कलकत्ता से। पहले भारत की राजधानी क्या थी? कलकत्ता थी। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। नई दिल्ली भारत की राजधानी, यानी पूर्ण रूप से नई दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? 1912 के अंदर।
इनकी बात हो चुकी है। तक्षशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी राजा तक्ष ने, जो कि वर्तमान में कहाँ पर है? तक्षशिला पाकिस्तान के अंदर है। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? कुमार गुप्त ने की थी, जो कि प्रथम थे। ये कहाँ पर है? ये भी राजस्थान में है। ये भी महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसको भी याद रख लेना कि कुमार गुप्त ने की थी, जो कि राजस्थान में स्थित है। पर एक क्वेश्चन मैं भी पूछता हूँ कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल ने की थी, जो कि पाल वंश के शासक थे, जो कि कहाँ पर पड़ते हैं? ये विक्रमशिला ये पड़ती थी बिहार के अंदर। इन तीनों पॉइंटों को भी याद कर लेना, ये इतिहास से संबंधित पॉइंट हैं, कंफ्यूजिंग पॉइंट हैं। यहाँ से एग्जाम में पक्का क्वेश्चन बनता है कि तक्षशिला विश्वविद्यालय पाकिस्तान में फिलहाल स्थापना की थी राजा तक्ष ने, पहली बार सुना होगा आपने। नालंदा विश्वविद्यालय कुमार गुप्त ने की थी, जो कि प्रथम थे, वर्तमान में यह है राजस्थान में। विक्रमशिला की स्थापना की थी धर्मपाल ने, जो कि कहाँ पर है? बिहार के अंदर थी। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। सोमपुरी बौद्ध विहार की स्थापना धर्मपाल ने की थी, ये भी कहाँ पर है? बिहार के अंदर है, यानी बौद्ध धर्म से संबंधित है धर्मपाल। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब लागू हुआ? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। 1878 के अंदर लॉर्ड लिटन द्वारा यह लागू किया गया। अगर इसको हटाया कब गया? तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को हटाया गया 1882 के अंदर। फिर शासन था लॉर्ड रिपन का। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है भाई कि भारत की जनगणना की शुरुआत कब हुई थी? तो लॉर्ड मेयो के शासनकाल में हुई थी 1872 को। यानी पहली बार जनगणना की शुरुआत कब हुई? 1872 को लॉर्ड मेयो के शासनकाल में। पर भारत के अंदर 10 की है, यानी 10 साल में एक बार 10 की है जनगणना की शुरुआत कब हुई? तो लॉर्ड रिपन के शासनकाल में 1881 में हुई, यानी 9 साल बाद हुई। पहली हुई लॉर्ड मेयो के शासनकाल में 1872 में। पर 10 साल की जो टारगेट हो गया था कि 10 साल में जनगणना होगी, और आज तक होती आ रही हैं। आपसे एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछेगा कि अब की बार की जो जनगणना हुई है वो सीरीज में कौन सी जनगणना हुई है? इसको याद रख लेना, इस पॉइंट को बिल्कुल। ये बताना है आपने, कमेंट में जवाब देना है। 10-10 साल में एक बार हुई है, काउंट करके बताना है। चलिए भारत में, ओहो यही क्वेश्चन आ गया क्या? भारत में अब तक कुल जनगणना हुई 15 बार, पर 10 की जनगणना हुई 14 बार। चलो पढ़ाना पड़ा है अब तो आपको, कमेंट में कॉपी कर लोगे अब तो, आप नकलची हो। तो स्वतंत्र भारत की, अगर हमारा देश आज़ाद होता है 1950 में कानून बन जाते हैं, तो उसके बाद स्वतंत्र भारत में जनगणना हो रही हमारी 7 बार, और 7 बार 10 उसी होगी, यानी 14 बार होगी टोटल। और 15 बार एक 1872 वाली लग गई, तो 15 बार जनगणना हो चुकी है, और 14 बार 10 की जनगणना। पृथ्वी की घूर्ण गति कितनी है? यानी ये अपना रोटेशन कितना पूर्ण में घूर्ण गति, यानी घूमने की कितनी है? तो 27.8 किलोमीटर 1 मिनट में घूमती है। तो 1670 किलोमीटर घंटा की इसकी ये स्पीड होगी। तो इसको भी याद कर लेना या इसको याद कर देना, बात एक ही है। क्वेश्चन में एक ही पॉइंट मिलेगा इनमें से, याद कर देना इसको। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। पृथ्वी की परिक्रमण गति, यानी परिक्रमण गति कितनी है, यानी अपने राउंड पे घूमने वाली गति कितनी है, और सूरज के चारों ओर घूमने वाली गति कितनी है, ये पढ़ चुके हो। और इसको देख लेना यहाँ से, और यहाँ से क्वेश्चन बनने के बहुत ज्यादा चांस हैं, ये बात ध्यान रखना इसकी। अगर फिर अगले क्वेश्चन की बात करें तो भारत में कृषि जलवायु प्रदेश की संख्या कितनी है, यानी जो कृषि जलवायु है उसको कितने भागों में बांटा हुआ है। कहने का मतलब ये है, तो उनकी संख्या है प्रदेशों की तो 15। अगर यूपी में बात करें तो यूपी में है 9। भारत का पहला विश्वविद्यालय कहाँ पर खुला था? कलकत्ता के अंदर। कब? 1861 के अंदर। यूपी का ये मत याद करना। भारत का पहला कृषि विश्वविद्यालय, बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है ये भी, ये खुला था पंतनगर उत्तराखंड के अंदर 1960 में। पहला कृषि विश्वविद्यालय पंतनगर उत्तराखंड
में खुला था 1960 के अंदर। भारत का पहला केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय इम्फाल में, जो कि मणिपुर की राजधानी है, ये खुला था 1979 के अंदर। अगर हम बात करते हैं कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष, तो WC बनर्जी, ये कांग्रेस की बात कर रहा है कि कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष तो WC बनर्जी, जो कि 1885 के अंदर कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी। अगर हम बात करते कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष, तो बदरुद्दीन तैयब जी 1887 में बने थे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, दोनों के दोनों यहाँ से भी आने के चांस हैं। कांग्रेस के पहले अध्यक्ष, अंग्रेज की बात कर रहा है तो ये याद रखना, तो जॉर्ज यूले, जो कि कब बने थे 1888 के अंदर। पर कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष की बात करें तो एनी बेसेंट बनी थी, जो कि 1917 के अंदर बनी थी। ये पुरुष थे, जो कि 1885 में बने थे WC बनर्जी। और ये महिला थी कांग्रेस की पहली अध्यक्ष बनने वाली एनी बेसेंट, जो कि कब बनी थी 1917 के अंदर बनी थी अध्यक्ष महिला। कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष, जो कि सरोजनी नायडू बनी थी, बाद में राज्यपाल भी बनी थी उत्तर प्रदेश की सरोजनी नायडू। अगर हम बात करते हैं आगे, कांग्रेस के सबसे कम आयु के अध्यक्ष मौलाना अबुल कलाम आजाद 1923 में बनते हैं। सबसे लंबी अवधि तक रहने वाले भी यही थे, अबुल कलाम आजाद। कांग्रेस के सबसे अधिक बार अध्यक्ष रहे हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो कि कितनी बार रहे, 3 बार। कांग्रेस का पहला गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव, जो कि 1957 में बने थे। यानी जब कांग्रेस का गठन होता है और उसके पहले गवर्नर बनते हैं, वो कौन थे, रॉबर्ट क्लाइव। याद रखना इस पॉइंट को। एक क्वेश्चन और मन में आ गया मेरे कि बंगाल विभाजन हुआ उस समय पर लॉर्ड कौन से थे, उसका जवाब पक्का देना है और वो एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। बंगाल का पहला गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स, जो कि कब बने थे 1773 के अंदर। वॉरेन हेस्टिंग्स, जो कि बंगाल के पहले गवर्नर जनरल बने थे। अगर हम बात करते हैं भारत के पहले गवर्नर जनरल, अक्सर ये एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है कि भारत का पहला गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक थे, जो कि 1833 के अंदर बने थे। तो भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन हुआ, लॉर्ड विलियम बेंटिक। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, स्वतंत्र भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय ब्रिटेन की महारानी कौन थी, एलिजाबेथ प्रथम। ये भी याद रखना। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय फ्रांस के शासक थे लुई 14वें। तो लुई 14वें थे फ्रांस के शासक उस समय पर। ईस्ट इंडिया कंपनी के लंदन में स्थापना हुई 1599 में। भारत में आगमन होता है, यानी भारत में आ गई ये बहुत ही निकम्मी कंपनी। अगर ये कंपनी उस समय पर नहीं बनती तो शायद भारत का वही राज होता। अंग्रेजों का राज कभी भी गुलाम नहीं होता। सबसे पहले अंग्रेज एक मसालों के व्यापार के लिए भारत के अंदर प्रवेश किया था कि हम व्यापार करेंगे, पर उन्होंने तो हमारा देश पर ही कब्जा कर लिया था। इतने चतुर व्यक्ति थे वो। हमारे महाराजाओं ने तो उनके दूतों को मना भी कर दिया था कि हम यहाँ पर आपको व्यापार नहीं करने देंगे। फिर दिमाग लगाते हैं और बार बार आ कर उन्होंने हमारे राजाओं को भी मना लिया था। चलिए वो बाद की बातें, हिस्ट्री की बातें उसमें पढ़ेंगे। इस पर ध्यान देना, एक बार फोकस करना, यहाँ से एग्जाम में पक्के बनेंगे। ये बार बार रिपीट कर रहा हूँ इस बात को। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत में आगमन होता है 1600 में। ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत में समाप्त करने की घोषणा कब हुई, यानी समाप्त करेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी को, तो 1873 के अंदर। इसको दिमाग में बिठा लेना। ईस्ट इंडिया कंपनी भारत से वापस गई थी कब, अगले ही साल 1876 को वहां से भाग गई थी। भारत आने वाले पहले यूरोपीय यही थे, वो पुर्तगाली, जो कि यूरोप से आए थे पहले। कब आए थे, 1498 के अंदर। कहाँ के, इस व्यक्ति का नाम बताना जो कि पुर्तगाली, जो कि भारत के अंदर आए थे। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन।
भारत से सबसे बाद में वापस जाने वाले यूरोपी, आने वाले भी पुर्तगाली और जाने वाले भी पुर्तगाली, ये बात ध्यान रखना। जो कि दाम सोडा होता है, वॉशिंग सोडा होता है, जो हमें कपड़े धोने में यूज करते हैं, वो क्या होता है? सोडियम कार्बोनेट। अक्सर ये एग्जाम में पूछा जाता है, ये कई बार पूछ चुके हैं। इसमें क्या होता है? Na2CO3 10H2O। अगर खाने का सोडा, बेकिंग सोडा की बात की जाए तो NaHCO3। एक तो होता है कपड़े धोने वाला सोडा, एक होता है खाने वाला सोडा जिसको बोलते हैं बेकिंग सोडा, उसका फार्मूला होता है NaHCO3, और धोने वाले का होता है Na2CO3 10H2O। सिल्वर का कोड है Ag, उपनाम लगा लो या कोड लगा लो, बात एक ही है इसमें कि सिल्वर का Ag होता है और क्यूबिक सिल्वर का Hg होता है। अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं ये क्वेश्चन। कले चूना का होता है CaO यानी कैल्शियम ऑक्साइड, और बुझा हुआ चूना होता है CaOH2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। वाटर गैस में होता है CO+H2। प्रोड्यूसर गैस में होता है CO+N2। अम्लों का राजा किसे कहा जाता है? H2SO4 को क्या कहा जाता है? अम्लों का राजा। इसको याद रखना पॉइंट को। अगर हम बात करते हैं अम्लराज, ये कहा जाता है HNO3+3HCl को अम्लराज कहा जाता है। अब अगला पॉइंट आता है, मंत्री परिषद में 3 स्टार के मंत्री होते हैं। सबसे पहला मंत्री होता है कैबिनेट मंत्री, फिर होता है राज्य मंत्री, फिर होता है उप मंत्री जो कि हमारी देश की जनता के द्वारा चुने जाते हैं, और बाद में फिर वो अपना विभाजन कर देते हैं। चलिए, मंत्रिमंडल क्या होता है? इसमें केवल कैबिनेट सत्र के मंत्री होते हैं। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर शिवचंद्र सिन्हा। ये भी एग्जाम में बार बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन है कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन बने थे? वो थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। पर मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ कि स्थायी कौन बने थे? ओहो, ये एग्जाम में ये अगला ही क्वेश्चन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है ये क्वेश्चन कि स्थायी कौन थे, अस्थायी कौन थे। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत ही अच्छा है। भारत की राष्ट्रीय आय की पहली बार आकलन किसने किया था? दादा भाई नौरोजी ने। कब किया था? 1876 के अंदर। इसने भारत की आय कितनी बताई थी? ये आपने कमेंट में जवाब देना है, पक्का ढूंढ के लाना है इसको। भारत की राष्ट्रीय आय की पहली बार वैज्ञानिक विधि से आकलन VKRV राव ने 1931 में किया था। चलिए, प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन 1966 के अंदर किसने किया था? मोरारजी देसाई ने किया था। प्रशासनिक सुधार का आयोग का गठन, द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन हुआ था 2005 के अंदर, विरागा जो कि इसका गठन करते हैं। पंचमणि, ये चलो ये स्टेट की बातें हैं, इनसे क्वेश्चन नहीं बनता कभी भी, जो कि दिल्ली पुलिस को टारगेट करते हैं। तब गांधी की मानस पुत्री मीराबेन, जिसको कहते हैं मैंडली स्लेड, गांधी का मानस पुत्र जमनालाल बजाज। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि वेदों की संख्या कितनी है, तो वेदों की संख्या है 4। ये थी वही हमारी दिल्ली पुलिस से रिलेटेड एक सीरीज जो कि हमने आज कंप्लीट की है। इसके बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन और भी बचते हैं, इसके कुछ पेज, और उनको भी अगली वीडियो में कंप्लीट करेंगे। पहले आपने इसमें कोई डाउट हो, कोई भी कुछ पूछना हो तो वो कमेंट में ज़रूर पूछ लेना। बाकी बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपके अंदर ये प्रोवाइड करवाए गए हैं, बहुत ही मेहनत से इकट्ठे करके। तो आपने इनके अंदर अपना रिजल्ट और परिणाम अच्छे से देना है ताकि आपका परिणाम बेहतर रहे दिल्ली पुलिस को फोकस करते हुए। इसी के साथ आप सभी को राम राम, नमस्कार, धन्यवाद।